नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से खबर है, जहां मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला और घर से अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर निकले हैं और उमेश पाल का शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ है। प्रयागराज में कल उमेश पाल की हत्या हुई थी। उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जिन्हें कल गोली मार के जिनकी हत्या कर दी गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए शव घर से रवाना हुआ है और मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का यह मामला है। तो उमेश पाल का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में किया जाएगा। उनके शव का अंतिम संस्कार कुछ देर में होगा। और प्रयागराज में कल उमेश पाल की हत्या हुई थी और इस हत्या ने कई सवाल उठा दिए। यहां तक कि सड़क से लेकर सदन तक में इस हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। और मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का यह मामला लगातार सुर्खियों में है। पुलिस भी एक्शन में है। पूछताछ कईयों से की गई, कुछ को हिरासत में लिया गया, कई संदिग्ध की पहचान की गई है। और दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पे, पुलिस प्रशासन पे भी कई सवाल उठा दिए। तो उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और अंतिम संस्कार में, अंतिम सफर में कई लोग यहां पे पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला लगातार गरमाता जा रहा है और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने कई सवाल उठा दिए। आशीष पांडे हमारे संवाददाता प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा, शव जो है वो रवाना हुआ है, किस तरह की वहां पे व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि घर के बाहर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। पोस्टमार्टम हाउस से उनके इस समय हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं और उमेश पाल जी की उनके आवाज से पार्थिव शरीर आया और यहाँ से अब संगम घाट को निकल गया है पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा में कहूंगा, पर्याप्त फोर्स लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करें तो सीआरपीएफ ने बिल्कुल छावनी तस्वीर रख रखा है और पार्थिव शरीर यहाँ से निकल के इस समय संगम जो हो गया है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होगा। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सीआरपीएफ और यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और हर तरीके से वो अपनी नजर बनाए रखती हुई है। आप चूंकि वहां पे हैं, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? इस अंतिम यात्रा में कितने लोग पहुंचे हैं? किस तरह के वहां पे कन्वर्सेशन लोगों के बीच में चल रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोग अमर रहे के जैसा नारा लगा रहे थे लोग। आपका अगर जो जनसमूह था, एक बहुत बड़ा जनसमूह की उमेश पाल अमर रहे, राजूपाल अमर रहे, इस तरह का काफी बड़ी तादाद में लोगों का एक समूह था और नारेबाजी कर रहे थे लोग। और नारेबाजी करते एक समूह, जिसको विशाल समूह कहेंगे, और उसके बाद पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके आवाज से अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। लेकिन आशीष, पुलिस ने अब तक एक्शन क्या लिया? कुछ गिरफ्तारियां हुई है? कोई पहचान हो पाई? जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पहले ही उनकी पत्नी के जो भी उन्होंने तहरीर दी थी उसके हिसाब से अतीक अहमद उनको उनके नाम, उनकी पत्नी के नाम और उनके बेटों के नाम और साथ में 7 अज्ञात लोगों के नाम पे मुकदमा दर्ज करके, और अगर पुलिस की बात करें तो एसटीएफ की 10 टीमें उसमें लगी हुई हैं कल से, और बहुत जल्दी ही पुलिस इस बार मामले को तह तक ले जाएगी। और बात करें तो पुलिस ने कई जगह अपनी तरफें डाली हैं और सुबह से ही पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है और जल्दी ही इसका खुलासा करेगी पुलिस। लेकिन आशीष, इस वारदात ने प्रयागराज की सुरक्षा व्यवस्था पे भी कई सवाल उठा दिए हैं कि कैसे दिन दहाड़े यहाँ बदमाश बेखौफ बमबाजी करते हैं, गोलीबारी करते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल से ही इसमें यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म था और पुलिस कल शाम से ही पूरी टीमों को गठित कर रखी, एसटीएफ, एसओजी सारी टीमों को गठित कर रखा गया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी पुलिस कर रही, मेहनत कर रही है और पुलिस का यही कहना है कि हम जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर लेंगे।
ऐसे में क्या ये पता चल पाया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे होंगे कि आखिर ये शूटर कौन थे? चूंकि अतीक से जोड़ के इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, लेकिन क्या कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है? जी, अभी तो पुलिस को बता नहीं पा रही है, लेकिन हाँ, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज में जो लोग आए थे, जो भी इसकी फोटो निकाल के उसके वीडियो निकाल करके अब उन्हीं को देख रही है पुलिस, और उन्हीं जो अज्ञात थे उनको देखना चाहिए, उसको देख करके पहचानने की कोशिश कर रही है, और जल्द उसी पे ही अपनी आगे की जो भी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की छवि को माफियाओं ने धूमिल किया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। तो प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर कही और समाजवादी पार्टी माफियाओं का संरक्षण करती है, यह भी उन्होंने कहा। और अतीक समाजवादी पार्टी के सहयोग से आगे बढ़ा है। तो ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। विपक्ष को उन्होंने घेरा और आज ये अपनी सफाई देने यहां आए हैं। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और कहा कि समाजवादी पार्टी ने बार बार उसको एमएलए बनाया, किसको, अतीक अहमद को, और उस माफिया को सांसद बनाने का काम भी इन्होंने किया। तो माफिया कोई भी हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। चोरी और सीनाजोरी दोनों काम नहीं चल सकते। प्रयागराज की घटना बेहद दुखद। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है? मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है, वह मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है माननीय हमारे नेता विरोधी दल को? ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि प्रयागराज की घटना फिल्मों की तरह हुई और इस हत्या ने कई सवाल उठा दिए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई। पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था? साथ ही अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के मुद्दे पे कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। की घटना ये ऐसी घटना है जो फिल्मों में देखी जाती है। बम चल रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, गोली मार करके हत्या हो जाए और जो मुख्य गवाह है उसकी जान चली गई। वो केवल गवाह नहीं, अधिवक्ता भी था। साथ ही साथ पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी उसकी भी जान चली गई। कुछ लोग हो सकता है बच जाते, जब अस्पताल में पहुंचे अस्पताल की भी व्यवस्था वो नहीं थी जो जान बचा सके। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी के और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? जो मसले खत्म हो चुके हैं उनको जानकारी नहीं है, कमाल तो इसी बात का है ना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। जो गेस्ट हाउस केस खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है। 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। न रोकने का इनके पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं बेरोजगारी, हमारे पास डेटा है 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये बताएं कि केवल 100 में 4 ही बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार बताए आखिरकार बेरोजगार कितने हैं? सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश में पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता होगा कि कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना भटक रहा है कि आज उसके हाथ में न नौकरी है न रोजगार। और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बात की। प्रयागराज समेत कई मुद्दों पे उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आज सदन में काफी नोकझोंक हुई प्रयागराज की घटना को लेकर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से चीजें रखी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी अपराधी इस तरीके के हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान के दायरे में जो भी सरकार रहेगी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुछ सरकारें हैं जो अपराधियों को बचाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये जेन्युइन है कि अपराधी अपराध करे तो उसको सजा मिले। मानते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था सदन में कि जब गवाह सुरक्षित नहीं है तो आखिर कैसे जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है? अब देखिए, वो उनकी निगाह में है, इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ा देखेंगे तो पहले से अपराध का ग्राफ गिरा है। पहले गरीब कमजोर अगर मुकदमा लिखा देता था, दरोगा पकड़ के थाने में ले जाते थे तो थाने से उसको छोड़ा लेते थे लोग, वही समाजवादी पार्टी के लोग, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी एक विधायक जेल में बंद है, अभी याद होगा, अभी जेल में बंद है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो अब उनको ये सब चीजें कैसे अच्छी लगेंगी? रामचरितमानस को लेकर जो चीजें चल रही थी, लगातार समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद की तरफ से चीजें उठाई जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे रणनीति बदल गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से सारे रामचरितमानस से जुड़े हुए पोस्टर हट गए हैं। सदन में भी वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर इस पूरे मामले को लेकर आज सदन में बात रखी। देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद समाजवादी पार्टी रास्ता भटक गई है। जब सत्ता में थी तब ना तो दलित समझ में आया, ना पिछड़े में यादव के बाद शेष जातियां समझ में आई। एक जाति सिर्फ दिखाई देती थी। सत्ता से बेदखल होने के बाद सत्ता के मद में
एकदम सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, उसमें रास्ते भटक जा रहे हैं। कभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, फलाप, कभी गांव चलो गांव की ओर, वो फलाप, जातिवाद जनगणना गांव में चौपाल लगाएंगे, वो फलाप, सदन में शूद्र की सब हम पूछेंगे सवाल, वो फलाप, पोस्टर लगाएंगे अपने गेट पर कि ओम प्रकाश राजभर का अंदर आना मना, वो फलाप, फिर तुलसीकृत रामचरितमानस पर पोस्टर लगाएंगे, फिर वो उचाड़ के फेंक दिए हैं ना। इसी तरह अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली कहानी है समाजवादियों की। ये जब सत्ता में रहते हैं तब इनको अति पिछड़े दलित नहीं दिखाई देते हैं कि उनको भी हित चाहिए, उनको भी सुरक्षा चाहिए, उनको भी अधिकार चाहिए, ये वो नहीं दिखाई देता है। जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब सब दिखाई देते हैं भाई। ये हैं ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अपराधी हैं उन पर संविधान के जो धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई होती है और सभी सरकारें करती हैं और इसमें भी होगी। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम उनके पास थे लेकिन उन्होंने हमें साथ नहीं रखा। यही वजह है कि आने वाले चुनाव में उनका ग्राफ लगातार गिरेगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने जनता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम, ITMS, ICCC जैसी कार्य योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। हेल्थ एटीएम जनता के लिए संजीवनी बन रहा है और अभी 81 जगहों पे हेल्थ एटीएम संचालित हैं। साथ ही बताया कि हजरतगंज चौराहा, लाल बत्ती चौराहा और 1090 चौराहे पर भी हेल्थ एटीएम लगेंगे। इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में है, वहाँ के बच्चे आए हैं तो उनको स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के बारे में प्रेजेंटेशन दी गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो केंद्र सरकार के निर्देश है, ये आज इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। इसमें सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें फसाड लाइटिंग से लेके स्मार्ट रोड्स, हेरिटेज जोन और स्मार्ट सिटी हमारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है। एक पर्टिकुलर एरिया में अभी किया गया है। आगे आगे जैसे इसका स्कोप बढ़ेगा हम लोग इसको टेकअप करेंगे जैसे जैसे निर्देश आएंगे। और जो प्रोजेक्ट है हमें इस साल के जो मई 23 तक इसको कंप्लीट करना है, 31 मई तक, वो भी डेट जो है फाइनल हो चुकी है। हमारे सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है, किसी तरह का जो इशू है वो सारे रिजॉल्व है और हमें उम्मीद है कि हम लोग इनको टाइम से पहले कंप्लीट करें। लखनऊ नगर निगम जल्द ही बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज के हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपील करेगा, जिसके लिए नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश जारी किया है और कहा कि अपने क्षेत्र के इंस्पेक्टर समय पे घरों पर जाकर उनके जिनके टैक्स लाखों रुपए से अधिक है वहां नोटिस चस्पा करें। लखनऊ नगर निगम एक अभियान चलाने जा रहा है जो 1 लाख से अधिक का बकाया है। उस बकाये को लेकर के अगर बात की जाए तो वो अभियान के अंतर्गत रखा गया कि जिनका कर जो है 1 लाख से अधिक है उनको नोटिस भेजेगा। उनको नोटिस भेजने के बाद से जो है उन पर कार्रवाई करेगा। यानी कि अपना हाउस टैक्स जो है कर वसूलने के लिए लखनऊ नगर निगम का यह एक अनोखा अभियान होगा। और इस अभियान के अंतर्गत जितने भी बड़े बकायेदार होंगे, जिनके पर सबसे ज़्यादा कर जो है बकाया होगा, उन कर अधिकारियों कर के साथ मिल करके ये कर वसूलने की तैयारी जो है लखनऊ निगम कर रहा है। इसके साथ ही साथ में कर वसूलने का जो कार्यक्रम है वो रविवार को भी चलेगा। यानी कल भी लखनऊ नगर निगम अपना दफ्तर खोलेगा और जो कर जमा करने वाले हैं वो कर आकर के जमा कर सकते हैं। क्योंकि मार्च के महीने में जब महीना आता है तो निश्चित तौर पे जो कर अधीक्षक होते हैं वो अपने अपने फील्ड पे अपने अपने इंस्पेक्टर को तैनात कर देते हैं कि जिससे कि कर की मात्रा अधिक आए, यानी कि कर जो जमा करने वाले हैं हाउस टैक्स वो अधिक से अधिक जमा करें जिससे उनकी रिकवरी हो सके। ऐसे में इस अभियान को कितना महत्व मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर लखनऊ नगर निगम इस अभियान को कितना सफल बनाता है ये उनके अधिकारी और वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति किस तरीके से इस अभियान को जोर शोर से और लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ा अहम होने वाला है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और पूर्व बीएसपी विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह के जनशक्ति कोल्ड स्टोर पर शनिवार को एसपी क्राइम एडीएम और उनकी मौजूदगी में कोल्ड स्टोरेज पे उसे सील किया गया। दूसरे दिन भी कोल्ड स्टोर पे गैस का रिसाव हुआ। वहीं चर्चा है कि कोल्ड स्टोर की बाकी बिल्डिंग को प्रशासन ध्वस्त करने के मूड में है। और वहीं टेक्निकल मुआयना करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, एनडीआरएफ टीम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
तो कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे का ये मामला है। लेंटर गिरने से यहाँ पे कई लोग उसकी चपेट में आए थे, कई मजदूर दब गए थे और अब हादसे के बाद यहाँ का मुआयना किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पे मुआयना किया, यहाँ का जायजा लिया और 24 घंटे में देनी होगी अधिकारियों को रिपोर्ट। क्योंकि यहीं पे एक बड़ा हादसा हुआ था कल और कई मजदूर उसकी चपेट में आए थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को अगले 24 घंटे में शासन को रिपोर्ट देनी है। और पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोर पर शनिवार को सांसद विजयपाल सिंह तोमर भी पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। खबर कन्नौज से है, जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में एक शख्स की जान गई जबकि 11 लोग घायल हुए। सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगतपुरा के पास बाईपास पे हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।